हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और आज अपने जो कल चैप्टर पढ़ा था मटेरियल कॉस्टिंग, पहले उसका एक वन शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या पढ़ा था और उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपने ने कल मटेरियल कॉस्टिंग का मीनिंग समझा था कि उसका क्या मतलब होता है। देन इनपुट आउटपुट प्रोसेस समझी थी जो कि बहुत बेसिक थी। देन ऑब्जेक्टिव कि ये अपने चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अपने को अपने मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना होता है, इसीलिए अपने इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कितने टाइप की कॉस्ट होती है जो मटेरियल से रिलेटेड होती है, तो मेजरली तीन ही होती है। परचेस कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग एंड प्रोक्योरमेंट होती है और कैरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट होती है। फिर अपने ने इन तीनों के कल फॉर्मूलाज भी देखे थे और रीजन भी समझा था कि क्यों ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देन अपने ने ईओक्यू फॉर्मूला का डेरिवेशन समझा था और अपने ने कल ये देखा था कि जब भी अपने को क्वेश्चन में ये तीनों चीज कैलकुलेट करने को बोले, एनुअल परचेस कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो अपने कौन से फॉर्मेट से करेंगे कि अपने को आंसर लाने में कोई इश्यू नहीं होगा और अपना आंसर मेजरली तो कभी गलत नहीं आएगा। देन ये डेरिवेशन था ईओक्यू फॉर्मूला का, यहाँ तक कल अपने ने देखा था और 3 और 4 नंबर का एग्जाम्पल किया था। तो आज अपने 1 और 2 नंबर का एग्जाम्पल जो कल अपने ने नहीं किया था वो कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, अपने पास दो केमिकल्स है, केमिकल ए एंड बी। अपने दो केमिकल्स परचेस कर रहे हैं, दोनों की अपने को कॉस्ट दी गई है कि अपने पहले केमिकल को अगर 10,000 यूनिट्स परचेस करते हैं तो पर यूनिट या यहाँ पे केजीज है तो पर केजी अपने को 10 रुपीज लगेंगे, मीन्स 1 लाख रुपीज। और सेकेंड केमिकल को 13 रुपीज और 8,000 अपने परचेस कर रहे हैं तो 1,04,000 रुपीज। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है बट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अब इस टर्म को समझते हैं, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल ये क्या है। जब भी ऐसा लिखा हो क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल या फिर क्रेडिट इज नॉट अलाउड और कस्टम ड्यूटी इज नॉट रिफंडेबल, तो उसका मतलब ये होता है कि अपने को एक बार सपोज जीएसटी है, कस्टम है, इनको एक बार पे करना है बट हमको रिफंड नहीं मिलेगा तो वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, वो कंसिडर होगा एज कॉस्ट क्योंकि वो अपना खर्चा तो हो रहा है और रिफंड भी नहीं आया। बट कभी भी ऐसा लिखा हो कि क्रेडिट इज अलाउड तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी तो अपने जीएसटी कस्टम में पे कर रहे हैं बट लेटर ऑन अपने को रिफंड हो जाएगा वो मनी, तो उसके लिए वो अपनी कॉस्ट नहीं कंसिडर होगी और अपने उसको कभी भी ऐड नहीं करेंगे जब भी क्वेश्चन में दिया हो। और जब भी ऐसा लिखा हो क्रेडिट इज अलाउड तो उसे इग्नोर कर देना, वो हमारी कॉस्ट नहीं होती। बट जब भी ऐसा लिखा हो क्रेडिट इज नॉट अलाउड तो वो हमारी कॉस्ट कंसिडर होगी। देन रेलवे फ्रेट दिया है और टोटल कॉस्ट अपने कितनी है वो दिया है। अब क्या बोला है कि जब भी अपने ऑर्डर करते हैं तो केमिकल ए ऑर्डर करते हैं तो सपोज अपने एक 10,000 यूनिट्स मंगाए तो उसमें से 500 यूनिट तो रास्ते में ही खराब हो जाता है। मतलब नॉर्मली अपने जब भी ऑर्डर करते हैं तो इतने यूनिट्स तो अपने तक पहुंचते ही नहीं, मतलब रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में इतने यूनिट्स खराब हो जाता है, अपने पास इतना ही पहुंचता है। और बी के लिए क्या बोला है कि अपने ने यहाँ पे क्वेश्चन में 8,000 मंगाए हैं तो 320 यूनिट्स जो है वो रास्ते में ही खराब हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल लॉस है, जितनी बार भी अपने ऑर्डर कर ले नॉर्मली रास्ते में इतना तो खराब होगा ही, तो ये नॉर्मल लॉस कंसिडर हुआ। फिर क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेट पर केजी अपने को फाइंड करना है दोनों केमिकल्स का, अज्यूमिंग कि 2% और भी होगा। मतलब अपने को गोडाउन में मिला 9,500, अब मैं अपने स्टोर में, ये मेरा स्टोर है तो मैं यहाँ पे 9,500 यूनिट्स रखूंगी और उसमें से धीरे धीरे करके फैक्ट्री में यूनिट सप्लाई होंगे। उसी दौरान यहाँ पे स्टोर में रखे रखे जितना मैंने रखा है, जितने केजीस मैंने रखे हैं उसमें से 2% और खराब हो जाएगा। तो अब जितना बचा है मेरे को उसका रेट पर यूनिट क्या आएगा वो फाइंड करना है। ओके, कोई इशू नहीं है, इसको अपने पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करेंगे कि बाद में कोई इशू हो ना। तो सबसे पहले वर्किंग, एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। एग्जाम्स में वर्किंग नोट के साथ ही काम करना है। वर्किंग नोट के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते बट नहीं करोगे तो शायद मार्क्स कट जरूर जाए, तो इट्स बेटर कि तुम कर ही दो। केमिकल ए है अपने पास और केमिकल बी है। क्वांटिटी परचेस्ड, अपने कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, तो केमिकल ए के ऊपर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था 10,000 और बी की 8,000। नाउ
यहाँ पे जैसे लिखा था कि शॉर्टेज, तो कितनी शॉर्टेज आएगी ना वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो अपने तक सप्लाई नहीं हो रहे। तो पहले में 500 यूनिट्स और केमिकल बी में 320। अब मेरे पास कितने यूनिट्स गोडाउन मेरे स्टोर में आएंगे, तो 9500, 7680। नाउ यहाँ पे एक और लाइन लिखी थी कि स्टोर में मतलब फर्दर डिटेरिएशन होगा 2%, तो वो भी मेरे को लेस करना पड़ेगा, मतलब प्रोविजन। इसको एज अ प्रोविजन कंसिडर कर लो कि मैं मान ही लेती हूँ कि स्टोर में आने के बाद भी 2% तो लॉस हो गए। 950 इंटू 2%, 190। तो मेरे पास एक्चुअल कंज्यूमेबल जिसको मैं फैक्ट्री में भेज पा रही हूँ, जिससे मैं फिनिश गुड्स बना पा रही हूँ, वो होगा इतना 9310 केमिकल ए का और 7526.4 केमिकल बी का। तो ये हो गई अपनी वर्किंग। ये वर्किंग बनाने के बाद अपने मेन सॉल्यूशन पे चलता है। अब स्टेटमेंट showing the computation of the rate per kg of each chemical। अपने को दो केमिकल्स पूछे थे क्वेश्चन में, तो केमिकल ए एंड केमिकल बी। नाउ परचेस प्राइस। सबसे पहले परचेस प्राइस अपने को कितना सप्लायर को पे करना पड़ रहा है। कल ही अपने ने देखा था कि परचेस प्राइस क्या होती है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू पे टू द सप्लायर, तो 1 लाख रुपीज फॉर केमिकल ए एंड 1,04,000 रुपीज फॉर केमिकल बी। तो ये तो डायरेक्टली तुम्हें कैलकुलेट करके ही क्वेश्चन में दे रखा है, 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, 1,04,000। ओके, then custom duty which is non refundable, which means credit is not allowed, तो वो अपने ऐड करेंगे। और यहाँ पे लिखा है 10%, तो 10% किसका, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विच इज पेड टू द सप्लायर। तो 1 लाख रुपीज का 10% ये ऐड हो जाएगा उसमें। कस्टम ड्यूटी 1 लाख का 10%, 10,000 and 10,400। देन और क्या एक्सपेंसेस दिए गए हैं क्वेश्चन में। रेलवे फ्रीट, ये रेलवे फ्रीट इसको मैं यहाँ पे एक बार वर्किंग में बता देती हूँ कि ये वाली। अब रेलवे फ्रीट किस पे लगता है, वैल्यूज पे तो नहीं लगता गुड्स के, क्योंकि तुम जितना एक्सपेंसिव सामान यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करोगे उतने ज्यादा चार्जेस लेंगे, ऐसा नहीं होता। कितने केजीज, कितने बॉक्सेस तुम ट्रांसफर करोगे उसके ऊपर रेलवे फ्रेट लगता है। तो अपने ने इन टोटल 18,000 केजीज ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसपोर्ट किए हैं, और उसके ऊपर मेरे को पे करना पड़ रहा है 3,840 रुपीज। अब मेरा केमिकल ए का मेरे को सेपरेट चाहिए और बी का मेरे को सेपरेट चाहिए। तो केमिकल ए था 10,000, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकती हूँ कि इफ आई एम ट्रांसपोर्टिंग 18,000 गुड्स एंड पेइंग 3,840, देन व्हाट आई सपोज टू पे फॉर 10,000 kgs। तो रेलवे फ्रेट तो यहाँ पे नीचे ऐसे लिख सकते हो जो अपने ने ऊपर समझा, दैट 18,000 गुड्स मैं जब ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ तो मैं पे कर रही हूँ 4,840। जब मेरा 10,000 गुड्स ट्रांसपोर्ट होता तो मेरे को कितनी कॉस्ट लगती, तो दैट इज 2,133। सेम फॉर केमिकल बी ऑल्सो, 18,000 and while I am transporting 8,000, तो कितना 1,700। कभी भी तुम लोग जो अपनी नेट क्वांटिटी आई है, मतलब जो अपने ने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, इसके ऊपर मत कैलकुलेट करना रेलवे फ्रेट दिया हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हो, वो सब, क्योंकि ये तो मेरे
स्टोर तक पहुंचा है, बट जब सप्लायर ने सप्लाई किया होगा तब तो उसने तो रेलवे में इतना ही 10,000 यूनिट्स ही दिया है ना, तो रेलवे तो पूरा ही कॉस्ट लेगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं दोनों का, तो दैट विल बी 1,12,133 एंड हियर इट विल बी 1,16,017। अब अपने ने वर्किंग में ऑलरेडी नेट क्वांटिटी कितनी आएगी अपनी वो निकाल रखी है, तो डिवाइड बाय नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी बोलो, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बची वो बोलो, डजंट मैटर, तो वर्ड्स पे नहीं, तुम्हारे फाइनल आंसर पे तुम्हारे मार्क्स डिपेंड करेंगे। 9,310 एंड 7,526.4, तो इनको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें 1 kg का कितना प्राइस जा रहा है वो पता चल जाएगा। 1 kg पे तुम्हारी कितनी कॉस्ट आ रही है वो पता चल जाएगी। इट विल बी 12.04 एंड 15.43। एक बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक के आंसर से भी मैच करके देख लेते हैं। इट इज 12.04 एंड 15.43। एक बार किसी को नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, बट बहुत ईजी सा है ये वर्किंग और ये मेन आंसर। देन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज एट व्हाट प्राइस पर केजी प्राइस पर यूनिट। ये पार्ट नंबर 0A32 जो है वो अपना रॉ मटेरियल का नेम है। अगर उसका 1 यूनिट पर यूनिट की कॉस्ट पूछे कितना होगा और अपने को सप्लायर से ये इनवॉइस मिली है, तो अपने 20 kg ऑर्डर कर रहे हैं और 1 kg का प्राइस है 5 रुपीज़, तो अपने को 1000 लगेगा। अब उसमें से अपने को 20% डिस्काउंट मिल गया तो अपनी कॉस्ट आई 18,000 मतलब 1800। देन उसके अंदर जीएसटी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक, तो एक बार के लिए इसको ऐसे ही जान देते हैं 96 रुपीज़, तो आए 896। देन पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस। अगर यहाँ पे लिखा होता कि दे आर रिटर्नेबल मीन्स इफ आई रिटर्न द बॉक्सेस आई विल गेट माई मनी बैक, तो अपने उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते क्योंकि वो अपनी कॉस्ट हो ही नहीं रही है। अपने को जस्ट एक बार पे करना है और बाद में वो अपने को रिफंड हो जाएगा। नीचे 2 पॉइंट्स दिए हैं कि जो 2% अपने को 2% कैश डिस्काउंट में मिलेगा अगर अपने ने 30 दिन में पे कर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे जो अपने ने डिस्काउंट लेस किया है तो अपने जो कैश डिस्काउंट है उसको भी फाइनल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते अपने, क्योंकि पहले अकाउंट में कभी पढ़ा हो तो कैश डिस्काउंट जो है वो फाइनेंस का पार्ट होता है और नाउ वी आर नॉट डीलिंग इन फाइनेंस, अभी अपने फाइनेंस में नहीं है, वी आर इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें कैसे जाएगी कि पे कितना करना है वो फाइनेंस मैनेजर देखेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पे कितना होना चाहिए और कितना डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ईएमआई मिलेगी, जो भी है वो फाइनेंस मैनेजर का है। और मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी कहा था कि ये चैप्टर में तुम परचेस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो पूरा, तो परचेस मैनेजर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू पे। उसे जस्ट एक सप्लायर ढूंढना है जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल उसे सप्लाई कर सके, अच्छे प्राइस पे कर सके। उसे सिर्फ फाइनेंस मैनेजर को बिल प्रोवाइड कर देना है कि ये बिल हुआ, तो कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कितने दिन में पे हो रहा है, तो ये परचेस मैनेजर का कंसर्न है ही नहीं। यहाँ पे भी नीचे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी नोट दिया है कि कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इसीलिए ये कंसिडर नहीं होता फॉर द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। ये फाइनेंस रिलेटेड चार्ज है, कॉस्ट से रिलेटेड नहीं। तो पूरे कॉस्टिंग में जब भी तुम्हारे पीएनएल से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो वो कंसिडर नहीं होती है। नाउ आपने को क्या बोला, और सेकंड क्या बोला, डॉक्यूमेंट सब्सिस्टिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी आर एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट जीएसटी में पढ़ाई होगा कि अपने को अभी अपने जीएसटी पे कर रहे हैं बट अपने को इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, मतलब वॉट एवर वी आर पेइंग
फॉर जस्ट सप्लाइंग वी विल गेट द क्रेडिट ऑफ द सेम, मतलब अपने को रिफंड हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द सेम। अब अपने को पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो वो निकालते हैं। पहले तो परचेस प्राइस अपना कितना है, तो दैट इज यहाँ पे 1000 था, बट ये ऐसा समझ लो दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कंसिडर होगा क्योंकि वो ट्रेड होने से पहले उस टाइम पे डिस्काउंट मिला है। पेमेंट के ऊपर वो डिस्काउंट बेस्ड नहीं है, वो परचेस के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम कंसिडर करेंगे 800, उसके अंदर जीएसटी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अपने को रिफंड हो रही है वो जीएसटी, बस ये पैकिंग चार्जेस ऐड होगा क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल है, प्लस पैकिंग चार्जेस 50, तो अपनी अमाउंट आई 850। ओके, और अपने कितने यूनिट्स मंगा रहे हैं, तो 200 यूनिट्स मंगा रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 4.25। अपने एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 4.25, दैट इज इट। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक अपने ने इस चैप्टर के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टेक्स्ट बुक से, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बट कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन अगेन सेम प्रोसेस विल रिपीट। अब एक नया कॉन्सेप्ट चालू करता है। कल अपने ने यहाँ तक तो देखा ही था, एक नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, दैट इज वेरियस स्टॉक लेवल्स। इसके पहले इसके पहले एक और चीज, पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, उसके बाद अपने वेरियस स्टॉक लेवल्स में अंदर जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है इन्वेंट्री कंट्रोल। मेजरली इस चैप्टर में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और कुछ ईओक्यू से आता है। देन इसका मतलब क्या होता है, तो पहले अपने एक बार डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ, फिर डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ एंश्योरिंग दैट sufficient goods are retained in stock to meet all the requirements without carrying unnecessary large stocks. अब इसका मतलब क्या हुआ, तो वो देखते हैं। सपोज ये तुम्हारा स्टोर है और ये तुम्हारी फैक्ट्री है, पूरा ही डायग्राम बनाता था। दिस इज सप्लायर,
दिस इज योर स्टोर एंड देयर इज योर फैक्ट्री। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम स्टोर में बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम गुड्स ना मंगवा लो। मतलब रॉ मटेरियल उतना ही होना चाहिए जितना सफिशिएंट हो कि तुम फिनिश गुड्स बना पाओ। मतलब सपोज फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट है कि तुम 1 लाख यूनिट्स 1 लाख रॉ मटेरियल हमें चाहिए एन पर एनम, और तुम मंगवा के रखते हो 2 लाख, तो 1 लाख की जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा लगेगी। 1 लाख की कॉस्ट वो वेस्ट भी होगा और अपना जो कैपिटल है वो वहाँ पे स्टक रह जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 लाख चाहिए तो मैं 50,000 मंगा के रखूँ कि मेरा कैपिटल स्टक ना हो, तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो प्रोडक्शन रुकेगा तो मार्केट में मेरी गुडविल खराब होगी, मेरा रेवेन्यू का लॉस होगा। इसीलिए अपने इन्वेंट्री लेवल्स को पढ़ते हैं कि एक फंक्शन है ये कि जो सफिशिएंट गुड्स जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही स्टॉक अपने स्टोर में रखूंगी। इसीलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बता तो दिया, बट एक बार लिखवा भी देती हूँ। What is the objective of inventory control? So the main objective of inventory control is to maintain a trade-off, means balance between stock out एंड ओवर स्टॉकिंग। मतलब मेनली इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि अपने को जितनी रिक्वायरमेंट है अपने उससे ज़्यादा मंगवा लेंगे तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, अपना कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। और स्टॉक आउट मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम मंगवा लिया तो फिर मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, मेरे स्टोर में स्टॉक आउट हो जाएगा और मेरे को रेवेन्यू और गुडविल दोनों का लॉस होगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ते हैं कि हम लोग इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। अब पहले एक एग्जांपल से कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद अपने कुछ नए फॉर्मूलाज पढ़ने जाएंगे। मेजरली क्या होता है, अपने सप्लायर से गुड्स मंगवाते हैं, स्टोर्स में उसको रखते हैं और देन जब भी रिक्वायरमेंट होती है डे बाय डे अपने उसको फैक्ट्री में भेजते रहते हैं। बट जब परचेस मैनेजर जो है वो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसने फोन पे अभी बोला कि आई वांट गुड्स और वो 5 मिनट के अंदर अपने को गुड्स भेजते, ऐसा नहीं होगा। सप्लायर विल टेक सम टाइम। अब सपोज मेरी फैक्ट्री है गुजरात में, मेरा स्टोर भी वही है और मेरा सप्लायर है राजस्थान में, तो इट विल टेक 2 to 3 days। और डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कैसा है, डिस्टेंस कितना है, रॉ मटेरियल कैसा है, शायद उसकी सप्लाई बहुत कम होती होगी इसलिए उसको आने में टाइम लगता होगा, वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जब मेरे स्टोर में, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है लीड टाइम का। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, जितना टाइम परचेस मैनेजर के ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर को लगता है अपने वो रॉ मटेरियल स्टोर तक डिलीवर करने में, उसे बोलते हैं लीड टाइम। मीन्स टाइम गैप बिटवीन placing an order and receiving the delivery।
नाउ सेकेंड चीज क्या होती है, अब स्टोर में मेरे रॉ मटेरियल आ गया, देन स्टोर से रोज फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल जाएगा, क्यों जाएगा, फिनिश गुड्स बनने के लिए, मींस रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, दैट इज कंजप्शन। अपने ने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि अपने ये पूरा चैप्टर कंजप्शन बेस्ड है, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। रॉ मटेरियल is consumed by the machinery to produce finished goods. यहाँ तक क्लियर है चीजें, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं, बट बहुत बेसिक्स है कि तुम्हें दो ही टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा है कि लीड टाइम क्या होता है और कंजप्शन क्या होता है। ये जो आगे वेरियस स्टॉक लेवल्स जब मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें ये दो टर्म्स के बेसिस पे काफी सारे फॉर्मूलाज बेस्ड होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब एक नया टर्म समझते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ। व्हाट डज इट मीन, मतलब परचेस मैनेजर सप्लायर को ये तो बताएगा ना कि उसे कितने यूनिट्स चाहिए, हाउ मच यूनिट्स ही रिक्वायर्ड। मतलब सपोज परचेस मैनेजर बोलता है कि तुम एक बार में 10,000 यूनिट सप्लाई कर दो, दैट इज अवर रीऑर्डर क्वांटिटी। वॉट एवर द परचेस मैनेजर सेज कि उसे कितना यूनिट चाहिए, सप्लायर के पास कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता है, दैट इज अवर रीऑर्डर क्वांटिटी for which order is placed by purchase manager। अब अगर क्वेश्चन में अपने को कभी भी ROQ नहीं दिया हो तो ROQ इज इक्वल टू EOQ। EOQ क्या होता है वो अपने ने कल के लेक्चर में देखा था। EOQ मतलब इतना परचेस मैनेजर अगर ये यूनिट्स ऑर्डर करेगा तो उसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। मतलब अगर सपोज क्वेश्चन में ROQ नहीं दिया तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो लोग EOQ पे ही यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, जितना यूनिट्स अपने EOQ के फॉर्मूला से सॉल्व करके लेके आते हैं वो इतने ही यूनिट्स ऑर्डर करते हैं कि उनकी कॉस्ट सबसे कम हो। तो इसको लिख लो, if question is silent then this will apply। ओके, नाउ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं पहले। सपोज यू एंड योर फैमिली, तुम यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारी फैमिली दूसरे स्टेट में रहती है, तो तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हारे कुछ खर्चे होते होंगे। तो सपोज तुम 3 टाइप में खर्चे होते हैं। किसी दिन मिनिमम सपोज 10 रुपए में भी तुम्हारा पूरा दिन चला गया, तुमने ज्यादा खर्चा नहीं किया। ऑन एन एवरेज ज्यादातर बार ऐसा होता है कि तुम 20 रुपए खर्च करते हो, मीन्स सुबह से शाम तक तुम अपने नाश्ते पानी, 20 बहुत छोटा एग्जाम्पल है बट फॉर एग्जाम्पल 20 में तुम्हारा काम हो जाता है। और मैक्सिममली सपोज तुम फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो तुम्हारे 30 रुपए लगता है। और तुम हर महीने अपने फैमिली को कॉल करते हो कि आई वांट मनी एंड दे यूजुअली सेंड यू। अब जब फैमिली तुम्हें पैसे भेजती है, तुम फोन करते हो तो कई बार फैमिली तुरंत 2 दिन में भी, तुम्हारे पापा तुमको पे कर देते हैं कि तुमको नीड है तो तुम 2 दिन में पे कर लो, वरना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी तुम्हें देखनी होगी। सपोज 3 दिन ऑन मिनिमम, तो मिनिमम वो तुम्हें 2 दिन से पहले तो पे नहीं करते हैं कि तुम आज फोन करोगे तो 2 दिन बाद ही तुम्हें पैसा मिलेगा, और ऑन एन एवरेज वो 3 दिन लेते हैं तुम्हें पे करने में।
और मैक्स टू मैक्स 4 दिन से ज़्यादा तो आज तक उन्होंने लिया ही नहीं तुमको पे करने, ऐसा एग्जाम्पल रखता है। देन अब इससे कुछ टर्म समझना है। पहला कि मैक्सिमम तुम कितना कंज्यूम करोगे। अब तुम कुछ सेफ्टी स्टॉक भी रखोगे अपने पास कि यार अगर फैमिली ने पे नहीं किया कुछ दिनों तक तो मैं क्या करूँगा, तो वो सेफ्टी स्टॉक हो गया। मैक्सिमम तुम इतना एक्सपेंस करते हो और मैक्सिमम तुमको पे होने में इतना टाइम लगता है, तो तुम थोड़ा बहुत अपने पास रखना चाहोगे, तो वो क्या होगा, ROL, दैट इज तुम फोन कब करोगे, रीऑर्डर लेवल। तुम फोन कब करोगे मीन्स रीऑर्डर कब करोगे, तो वो एक लेवल होगा कि तुम्हारे पास इतना ही पैसा बचा है। अब इतना पैसे पे जब लिमिट आ जाती है ना, तब तुम अपने घर वालों को फोन करके बोल देते हो कि मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिममली तुमको डे में लगते हैं 30 रुपए। सपोज तुमने रोज 30 रुपए खर्च किए और 4 दिनों तक खर्च किए, तो 120 रुपए तुम्हारे लगेंगे। तो 120 पे जब तुम्हारा लेवल आ जाएगा ना, तब तुम फोन करोगे कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं चारों दिन 30-30 रुपए भी खर्च करूंगा ना, उतना पैसा तो मेरे को चाहिए। क्या पता उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, तो इतना स्टॉक में रखूंगा। ओके, ये बेसिक था। अभी अपने एक एक फॉर्मूला देखते हैं और उसके अंदर से अपने एक एक टर्म को समझते जाते हैं। ये बस ओवरव्यू आइडिया देने के लिए था एग्जांपल, कि तुमको ये ऑर्डर, ये वेरियस स्टॉक लेवल्स वाला सिस्टम चलेगा कैसे। अब इसमें एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं जिससे अपने सॉल्व और फॉर्मूलाज दोनों साथ में देखेंगे। पर डे, इट इज टॉकिंग अबाउट कंजप्शन, कि तुम पर डे तुम्हारी फैक्ट्री में कितना कंज्यूम करते हो। देन सेकेंड इज इन टाइम्स, मीन्स लीड टाइम्स, कितने दिन में तुम्हारे स्टोर में सप्लायर गुड्स को, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर देता है। तो मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम, ये 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो कोई नीड है। इंटर में हो तो ऑब्वियसली इतने तो हुई। अब मिनिममली तुम्हारी फैक्ट्री में सपोज सैटरडे हाफ डे है, या फिर वर्कर्स कम है, या फिर डिमांड कम है, तो मिनिमम टू मिनिमम कुछ ना हो के भी 10 kg तो यूनिट्स कंज्यूम होंगे। अगर फैक्ट्री खुली है तो 10 kg यूनिट्स तो पर डे जाएंगी। और सप्लायर जल्दी से जल्दी, भले कितना भी कम टाइम ले ले, उसको 2 दिन तो लगेंगे सप्लाई होने में। दैट इज मिनिमम कंजप्शन पर डे एंड मिनिमम लीड टाइम। सेकेंड इज एवरेज। ऑन एन एवरेज जब डिमांड नॉर्मल है, फैक्ट्री भी अपने नॉर्मल कैपेसिटी पे रन कर रही है, तो तुम्हें 20 यूनिट्स लगते हैं और सप्लायर मोस्टली एवरेजली 3 दिनों में के अंदर अपने को सप्लाई कर देता है यूनिट्स। मैक्सिमम डिमांड बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री अपनी पीक कैपेसिटी पे चल रही है, और सपोज सप्लायर को कुछ अनइवन सर्कमस्टांसेस हो गए और वो सप्लाई भी नहीं कर रहा, तो उसको मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे। 4 दिनों से ज़्यादा तो वो लेट कभी करेगा ही नहीं, 4 दिन के अंदर तो सप्लाई कर ही देगा। दैट विल बी मैक्सिमम कंजप्शन पर डे एंड मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, देन दूसरा आपने अभी ऊपर देखा था, री ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब तुम्हारा परचेस मैनेजर कौन सी क्वांटिटी आने पे तुम्हें री ऑर्डर करता है, दैट इज 100 kg। सेफ्टी स्टॉक 60 kg। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, तो सेफ्टी स्टॉक मीन्स कि कोई अनइवन सर्कमस्टांसेस हो गए, तो उसकी वजह से तुम्हारे स्टोर में गुड जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारा जो स्टोर कीपर है, जो परचेस मैनेजर है, वो सेफ्टी के लिए कुछ स्टॉक ब्लॉक रखता है कि इतना स्टॉक तो तभी यूज होगा जब कुछ सर्कमस्टांसेस अनइवन हो जाए, कि कुछ नॉर्मल ना चल रहा हो, तब वो स्टॉक यूज होगा। मतलब रेगुलर बेसिस पे वो स्टॉक को टच नहीं किया जाता, वो बस स्टोर में साइड में रखा जाता है। जैसे अपने लोग सेफ्टी के लिए पैसे रखते हैं साइड में कि जिसको यूज नहीं करना, बट
इमरजेंसी में जब नीड होगी तब ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन रुक जाए, तो प्रोडक्शन ना रुके इसलिए वो लोग सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। अब अपने एक एक करके फॉर्मूलाज देखते हैं और वेरियस लेवल्स देखते हैं। देन पहला है रीऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। दैट इज, अगर ऐसा हो जाता है कि मेरी फैक्ट्री पीक पे चल रही है, 30 kgs पर यूनिट जा रहे हैं और मैक्सिमम टाइम भी उसने ले लिया, तो एटलीस्ट मेरे को इतना स्टॉक रखना पड़ेगा कि इन केस अगर मेरी फैक्ट्री भी पूरे कैपेसिटी से 30 kg कंज्यूम कर रही है और 4 दिन भी लग जाए ना, तो भी मेरा प्रोडक्शन ना रुकना, तो मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो 30 kgs, 30 days नहीं kgs, और 4 दिन में भी अगर सप्लायर मेरे को सप्लाई ना करे ना, तो भी मेरा प्रोडक्शन तो ना ही रुके, दैट इज 120 kgs। अब जब भी स्टोर के अंदर अपना 120 kg बचेगा ना, तब स्टोर कीपर परचेस मैनेजर को बोलेगा कि परचेस मैनेजर ऑर्डर करो, आई डोंट हैव रॉ मटेरियल। ओके, दैट विल बी योर फ्री ऑर्डर लेवल। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में बाय चांस तुम्हें मैक्सिमम कंजप्शन नहीं दिया तो फिर तुम क्या करोगे, तो ROL इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। इसका मतलब क्या होता है, तुम ऑलरेडी कुछ यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में अपने को दिया था 60 kgs तुम ऑलरेडी सेफ्टी में रख चुके हो, तुम्हारे पास है 60 kgs कि इन केस अगर सप्लायर ने सप्लाई नहीं किया तो तुम वो 60 kgs को यूज कर सकते हो फैक्ट्री में और तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। तो अपने मैक्सिमम क्यों लेंगे, मतलब ऑलरेडी मेरे पास 60 है सेफ्टी स्टॉक में, तो अपने एवरेज नहीं मान लेते हैं कि एवरेजली मेरी फैक्ट्री 20 kgs कंज्यूम करती है और मेरा सप्लायर जो है वो 3 दिन लगता है, तो टोटल जब मैं प्लस करूंगी ना तो वो सेम ही आएगा। इन 60 kgs मेरा सेफ्टी स्टॉक है प्लस 20 kgs ऑन एन एवरेज लगता है मेरी फैक्ट्री में और 3 दिन सप्लायर लेता है, तो 60 प्लस 60 दैट इज 120, मतलब ऑन एन एवरेज 3 दिनों में मेरे को 60 kgs लगता है, बट मेरे पास ऑलरेडी 60 पड़ा है, तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होगी कि मेरा जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा और मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ऑन एन एवरेज चलाने के लिए मैं 3 दिन चला ही सकती हूँ और 60 kgs ऑलरेडी बफर मेरे पास पड़ा है, तो वो अपना रीऑर्डर लेवल हो जाएगा 120 अगेन। वो अपने काउंट नहीं करते हैं बट वो स्टोर में तो है ना 60 kgs, तो दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिनिमम स्टॉक लेवल। हाँ, सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम है मिनिमम स्टॉक लेवल। दैट इज सेफ्टी स्टॉक। अब इस फॉर्मूला में कुछ नहीं करना तुमको, अगर ये वाला फॉर्मूला आता है तो इसी को बस, अब ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक है, यहाँ पे भी सेफ्टी स्टॉक है, जस्ट इसको यहाँ से यहाँ ले जानी है। यहाँ पे प्लस में मैक्स तो आती है कि इज इक्वल टू इस साइड में प्लस में है तो वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, सिंपल। तो जस्ट इतना चेंज करना है कि ये इस साइड आ गया तो ROL इधर चला जाएगा और माइनस की वैल्यू हो जाएगी एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। मतलब ये ऐसे काम किया, यहाँ पे मिनिमम है मेरा, अपने ने ऊपर वाला फॉर्मूला देखा था उसमें यहाँ पे है ROL इज इक्वल टू मिनिमम प्लस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो नाउ ये
जो मिनिमम है वो मेरे को निकालना है। तो हो गया क्या, ROL इधर ही रहेगा, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज लीड टाइम और इज इक्वल टू में रह जाएगा मिनिमम। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। तो तुमको ये फॉर्मूला तो याद रखने की नीड ही नहीं है, अगर तुम्हें ROL के दोनों फॉर्मूलाज आते हैं तो ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। नाउ इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं अपनी। अपना ROL कितना है 120, अपने ने अभी फाइंड किया। मिनिमम कंजप्शन क्वेश्चन में दिया ही होता है, अगर नहीं दिया होगा तुम एवरेज कंजप्शन, average will be 20 kgs and it takes 3 days, that is 120 minus 60 will be 60. okay, now एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। दो हो गए अभी तक अपने, थर्ड वन मिनिमम देख लिया तो अब मैक्सिमम ही बाकी है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब ऐसा ये वाली चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि अब मेरे को अपने फैक्ट्री के लिए एक स्टोर, एक गोडाउन परचेस करना है। अब मैं कितना बड़ा गोडाउन लूँ, मतलब एक लेवल तो होना चाहिए ना कि उसमें मैं 2000 यूनिट्स रख सकूँ, इतना बड़ा गोडाउन लूँ, 10,000 यूनिट्स रखूँ, इतना बड़ा गोडाउन लूँ, कितना मेरे को यूनिट स्टोर करने जितना गोडाउन चाहिए होगा। तो उसे फाइंड करने के लिए अपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड करते हैं। कैसे? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पहले लिखती हूँ मैं और उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे काम करता है। दैट इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन into minimum lead time. Now the how things will work. अब तुम्हारी फैमिली तुम्हें पैसे भेजती है, वो अपने ने पहले वाले एग्जांपल में देखा था सेम। तुम मिनिममली, एवरेज और मैक्सिमम, तुम मिनिमम 10 रुपये खर्च करते हो, एवरेज 20 और मैक्स में 30, उससे ज़्यादा कभी खर्च ही नहीं करते। तुम्हारी फैमिली मिनिममली 2 दिन लेती है, तुम्हें पे करने में एवरेज में 3 और मैक्स में 4। अब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसे कब बचेंगे कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें पे कर दे। मतलब तुमने पैसे मांगे हो और तुम्हारी फैमिली में सपोज तुम्हें 120 रुपये तुम्हें मंथली मिलते, तुमने पैसे मांगे हो और तुमको तुरंत पे कर दे, तब होगा। और तुम ऑर्डर करो और वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सपोज चीज़ें कैसे काम करेगी, तो पहला तो कि तुम 120 रुपये जब तुम्हारे बचते हैं तब तुम बोलते हो कि यार अब मेरे को पैसे चाहिए, तो तुम्हारे पास 120 तो ऑलरेडी है। अब रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि तुम अपने फैमिली को सपोज 1000 रुपये के लिए बोलते हो कि यार मेरे को 1000 रुपये घर से चाहिए और उन्होंने भी तुमको 1000 रुपये पे कर दिए और तुम्हारा गया तुमने, घर वालों ने इस बार 2 ही दिन में पे कर दिए और तुमने सिर्फ 10 रुपये दिन के खर्च किए। मतलब घर वालों ने 2 दिन में पे किया और तुमने सिर्फ 10 खर्च किए। ऐसी कंडीशन जब होगी ना, तब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसे रहेंगे। मतलब एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 120 है, तब तुम अपनी फैमिली को फ़ोन करते हो कि पापा आई वांट मनी, और पापा भी मिनिमम टाइम में मतलब 2 दिन के अंदर, और तुमने भी सिर्फ मिनिमम खर्चा किया, तुमने भी सिर्फ 10-10 रुपये खर्च किए, ख़त्म ना हो जाए उस डर से, तो तुम्हारे सिर्फ 20 रुपये खर्च हुए और उन्होंने 2 दिन के अंदर 1000 रुपये और भेज दिए तुमको, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम 1100 रुपये तब होंगे। ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तब तुम्हारे पास मैक्सिमम स्टॉक होगा, मैक्सिमम पैसे होंगे। अंडरस्टूड? पैसे की भाषा तो ऐसे ही समझ जाते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। तो अपना रीऑर्डर लेवल क्या था, तो 120 kgs था। अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी अपने ने क्वेश्चन में ही दी थी और ऊपर लिखा भी था, अगर क्वेश्चन में अपने को रीऑर्डर क्वांटिटी ना दी हो तो फिर अपने जो EOQ पहले पढ़ा था, कल पढ़ा था, वही ले लेंगे।
तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज 1000 kgs। मिनिमम कंजप्शन अपने 10 kgs कंज्यूम करें मिनिमम, और जल्दी से जल्दी जब वो अपना सप्लायर सप्लाई करता है तो वो 2 दिन में ही सप्लाई कर देता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो -20 तो 1100 kgs मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। मतलब तुम्हारे स्टोर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास 1100 से ज़्यादा kg रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। मैक्सिमम तुम इतना ही रॉ मटेरियल रखोगे। तो तुम्हें स्टोर अगर खरीदना है तो तुम 1100 kg के कैपेसिटी का खरीदोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब फोर्थ, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का फॉर्मूला तो सबसे सिंपल होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल अपने ने निकाला था ऊपर क्वेश्चन में, ये रहा मिनिमम स्टॉक लेवल दैट इज 60, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी अपने ने निकाला था दैट इज 1100। तो 60 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 580। ऑन एन एवरेज तुम्हारी स्टोर में 580 रहता है। अब एवरेज स्टॉक लेवल जो है उसका एक और फॉर्मूला है, उससे आंसर अलग आएगा, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलता है, लॉजिक थोड़ा बदलता है, तो आंसर बदल जाता है। और अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं है, मतलब सपोज क्वेश्चन में तुम मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड नहीं कर पा रहे हो, देन तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज एवरेज स्टॉक इज इक्वल मिनिमम स्टॉक मीन्स सेफ्टी स्टॉक जो तुम रख रहे हो अपने गोडाउन में, प्लस ROQ डिवाइड बाय 2। अब ROQ डिवाइड बाय 2 क्यों किया, तो इसका लॉजिक अपने पहले ही देख चुके हैं। अपने ने जब EOQ पढ़ा था तो उसमें कैरिंग कॉस्ट जब अपने फाइंड कर रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था, Q डिवाइड बाय 2 इंटू C। अब Q डिवाइड बाय 2 अपने क्यों कर रहे थे, क्योंकि अपने स्टोर में ये मैंने ग्राफ बना के दिखाया था कि यहाँ पे जिस दिन मैं ऑर्डर करती हूँ, मेरा सप्लायर सप्लाई कर देता है, उस दिन मेरे पास पीक पे रॉ मटेरियल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, फिर मैं वापस ऑर्डर करती हूँ तो वो वापस फुल हो जाता है, पीक पे आ जाता है, फिर देन वापस। तो अपने इसका एवरेज ले लेते हैं, Q बाय 2 कर देते हैं, और अपने ने ऊपर ही देखा EOQ इज इक्वल टू ROQ है, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होता है कि मेरे पास ऑन एन एवरेज ROQ मीन्स एवरेजली कितना रहता है स्टॉक। हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखते हैं। मिनिमम स्टॉक अपने ने देखा था अपना 60 आया था, ROQ क्वेश्चन में दिया है 1000 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट इज 60 प्लस 500 इज इक्वल टू 560। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन अलग आएगा क्योंकि दोनों के फाइंड करने का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बट ICAI इसको गलत नहीं देगा। अगर उसने क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड करने का ऑप्शन नहीं दिया है, वो फाइंड तुम नहीं कर सकते, तुम इसी फॉर्मूला से तुम्हारा एवरेज लेके आओगे चलेगा। बट अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास मिनिमम और मैक्सिमम और ROQ तीनों चीज़ें, तो बेटर है कि तुम 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा और दोनों कैलकुलेट करके आओ ऑन अ सेफर साइड। तो यहाँ तक अपने ने देख लिया, कोई डाउट है? एक बार सारे फॉर्मूलाज वापस रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला ROL रीऑर्डर लेवल, मतलब अपने कब अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे फॉर मनी, मतलब अपने
जो परचेस मैनेजर है वो कब सप्लायर को फ़ोन करके बोलेगा कि अब मेरे को गुड्स चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिममली कितना कंज्यूम हो रहा है इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये है। और इसका एक और फॉर्मूला है ROL इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, अपने कितना साइड में रख रहे हैं, प्लस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला है, इसका तो फॉर्मूला तुम ये ROL का ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा, ROL माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉक तुम्हारे स्टोर में कब होगा कि तुम्हारा रीऑर्डर लेवल मतलब 120 तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग में, तुम्हारी रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो जल्दी आ जाए, मतलब 1000 आ जाए और तुम्हारा माइनस कितना हुआ, सिर्फ 2 दिन लगे और 10 kgs पर डे कंज्यूम होना था, मतलब मिनिमम कंज्यूम हो रहा था। ओके, देन एवरेज का तो बेसिक सा फॉर्मूला है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आ जाता है। एवरेज का सेकंड फॉर्मूला मतलब सेफ्टी स्टॉक मिनिमम स्टॉक प्लस ROQ डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल अपने 3 और 4 एग्जाम्पल किया था, आज के स्टार्टिंग के लेक्चर में अपने ने 1 2 कंप्लीट कर दिया। नाउ कम्स द 5th नंबर का एग्जाम्पल। Here it is, 5th नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने, बहुत ही सिंपल सा है। अभी अपने जितने फॉर्मूलाज पढ़े ना जस्ट उनको अप्लाई करना है। तो पहले जब भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो एक बार ऐसे टेबल बना के लिख देना जस्ट, कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। कि यहाँ पे जैसे अपने पास 2 कंपोनेंट्स हैं A एंड B और दोनों का पर वीक ईच दिया है, मीन्स इट इज कंजप्शन, एंड 4 to 5 weeks मीन्स इट इज रीऑर्डर पीरियड, मतलब लीड टाइम। रीऑर्डर पीरियड मीन्स लीड टाइम, कि कितना अपने को टाइम लगता है, और यूसेज मीन्स कंजप्शन। तो अब अपने पहले टेबल क्रिएट करते हैं, देन चीज़ों को और सिंप्लीफाई करते रहते हैं। ए और बी है मेरे पास, मिनिमम नॉर्मल मीन्स एवरेज, तो क्वेश्चन में नॉर्मल दिया तो तुम भी नॉर्मल ही लिखोगे। देन मैक्सिमम, अब कितना कंज्यूम हो रहा है, तो मिनिमम टू मिनिमम अपने 25 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मल में 50 और मैक्सिमम में 75। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम मिनिमम टाइम है 4, ये रहा मिनिमम कंजप्शन, और मैक्सिमम है 6 ए का, और बी का 2 and 4। अब तुम्हें नॉर्मल टाइम नहीं दिया बट वो तुम आराम से फाइंड कर सकते हो, तो एवरेज करने का तो कोई वो बड़ी बात है ही नहीं। 4 + 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हारे एवरेज आ जाएगा, मीन्स 5। सेम एज बी का तुम करोगे 2 + 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 एवरेज आएगा। ऑन एन एवरेज 3 डेज वो लेता है। तो ये टेबल क्रिएट हो गई तुम्हारी। अब इसमें फॉर्मूलाज रखते जाओ तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन में कुछ, हाँ तुम्हें क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है कि रीऑर्डर ROQ कितना है, तो तुम EOQ फाइंड नहीं करोगे। इन केस अगर क्वेश्चन में ROQ नहीं दिया जाता है तभी तुम EOQ फाइंड करने जाते हो। तो ROQ भी दिया है, वो भी लिख देते हैं। ROQ ए का है 300 यूनिट्स एंड बी का है 500 यूनिट्स। डन। अब क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ROL करना है, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज, चारों चीज कैलकुलेट करने को बोल दी। तो पहले अपने रीऑर्डर लेवल ROL कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ROL का फॉर्मूला क्या था, तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब अपने को क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट्स दिए हैं ए और बी, तो अपने दोनों के लिए फाइंड करेंगे फॉर ए फॉर बी।
तो मैक्सिमम कंजप्शन ए का कितना है 75, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है तो ये रहा 6, और बी का मैक्सिमम कंजप्शन तो 75 ही है, क्योंकि अपने को अलग अलग ए और बी का कंजप्शन नहीं दिया था, कंजप्शन कॉमन दिया था, बट रीऑर्डर लेवल मतलब सॉरी जो अपना रीऑर्डर पीरियड है लीड टाइम है वो दोनों का अलग दिया था। तो हियर इट इज आल्सो 75 एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 4, मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 450 यूनिट्स एंड हियर इट इज 300 यूनिट्स। मतलब जब तुम्हारे पास ए के 450 यूनिट्स बचेंगे तब तुम्हारा परचेस मैनेजर जो है वो सप्लायर को परचेस ऑर्डर प्लेस करेगा। सेकंड इज मिनिमम लेवल, तो मिनिमम फाइंड करते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, ROL माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। ROL अब इसमें भी ए और बी का अपने को दोनों का फाइंड करना है। ए का अपने ने ROL अभी निकाला दैट इज 450 माइनस एवरेज कितना है, तो नॉर्मली अपने 50 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और ए का लीड टाइम है 5, बी का है 3। 50 इंटू 5 इंटू 3, हियर इट इज 300 यूनिट्स ROL, बी के 300 यूनिट्स थे, और यहाँ पे अपने एवरेजली कंज्यूम तो सेम ही करेंगे क्योंकि कॉमन दिया था लीड टाइम इधर का है 3। तो 450 माइनस 250 इट विल बी 200 एंड 300 माइनस 150 इट विल बी 150। तो ये आ गया तुम्हारा मिनिमम लेवल। मिनिमम टू मिनिमम तुम्हारे पास बैर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ने क्या पूछा, अब तो मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल फाइंड करता हूँ। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, तो ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजप्शन into minimum lead time A and here it will be B. ROL 450 and 300 अपने को ROQ क्वेश्चन में ही दिया है, ये रहा दैट इज A के लिए 300 एंड B के लिए 500। मिनिमम कितना कंज्यूम हो रहा है, तो मिनिमम 25 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। ए को 4 दिन लगते हैं मिनिमम ले आने में और बी को 2 दिन लगते हैं। तो 25 यहाँ पे भी कॉमन ऑब्वियसली इंटू 4 और इंटू 2, इसको कैलकुलेट कर लो तो दैट विल बी 650 एंड 750 यूनिट्स। इतने तुम्हारे मैक्सिमम लेवल रहेगा, मतलब इससे ज्यादा स्टॉक तुम्हारे पास रह ही नहीं सकता। Then fourth formula, fourth thing, the last thing which we have to calculate is average stock. वो अपने ने फॉर्मूला देखा था मिनिमम। तुम एग्जाम में दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आओगे, गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। पर ये वाला इजी है तो मोस्टली ट्राई करोगे ये यूज करो। मिनिमम 200 ये रहा और मैक्सिमम 650 डिवाइड बाय 2 फॉर A that will be 425, for B it will be minimum 150 and maximum 750. That is 450 units. क्वेश्चन कंप्लीटेड। एक बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करके देख लेते हैं। दैट इज रीऑर्डर लेवल, अपने ने रीऑर्डर लेवल निकाला था 450 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। हियर इट इज 450 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। मिनिमम लेवल, तो मिनिमम 200 एंड 150, 200 150। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 650 एंड 750।
एंड एवरेज 425 एंड 450। डन। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा अभी तक तो, बट कोई है तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। अभी तक तो चीज़ें एकदम ब्रेड एंड बटर जैसे सिंपल जा रही है। देन 6th क्वेश्चन, आज का अपने ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे से कल देखेंगे। तो इसमें क्या बोला है, अपने को कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम एंड डेंजर लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय डेंजर लेवल स्टॉक? तो डेंजर लेवल मतलब एवरेजली तुम कितना कंज्यूम करते हो। तुम इमरजेंसी टाइम रखोगे, मतलब ऐसा हो गया कि कुछ इमरजेंसी आ गई और तुम्हें अभी के अभी स्टॉक चाहिए, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डेंजर लेवल। वो तुम्हारा डेंजर लेवल आ जाएगा वहां पे। पहले तुमको इन केस अगर डेंजर लेवल की डेफिनेशन कहीं लिखनी हो तो लिख सकते हो, बट वैसे कोई नीड नहीं आएगी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। डेंजर लेवल इंडिकेट करता है अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे गया ना तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। मतलब डेंजर लेवल, मैं यही डेफिनेशन लिख देती हूँ इन केस अगर तुम्हें लिखनी हो तो। डेंजर लेवल indicates that if stock goes below this level, then production will stop। क्यों? क्योंकि अपने पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सिंपल। मतलब डेंजर लेवल मतलब ऐसा लेवल कि इतने लेवल पे अपने स्टोर में अपने को मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, अगर इसके नीचे गया तो फिर अपने पास रॉ मटेरियल ही नहीं है और अपना प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला जब अपने ये कैलकुलेट करेंगे तब मैं लिखवा दूंगी आपको। देन अपने को क्वेश्चन में और क्या दिया है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। अब इस क्वेश्चन में अपने को ROQ नहीं दिया है, मतलब अपने को EOQ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर दिया है 20, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, सिंपल है, ये अपने को P दे दिया, ये अपने को A दे दिया, दिस इज O। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, दिस इज P, और एनुअल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट C दे दिया, तो अपने को EOQ मिल सकता है। और EOQ इज इक्वल टू ROQ, तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम टर्म तो ROQ ही यूज करोगे। सिंपल है, इसका फॉर्मूला 2AO अपॉन C था। तो क्वेश्चन में दिया 2A 5000 यूनिट्स, O 20 रुपीज एंड C is 50, then 200 is your ROQ। ये सबसे पहले फाइंड कर लेना, कोई इशू नहीं होगा इसमें तो। और ये वर्किंग नोट में लिखना है तुम्हें, दिस विल बी टर्म्ड एज वर्किंग WN1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन क्वेश्चन और क्या बोलता है, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम दिया है, एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15, मिनिमम 5, और एमरजेंसी परचेस जो है वो अपने एमरजेंसी लीड टाइम जो है वो काम आएगा सिर्फ डेंजर लेवल कैलकुलेट करने में। डेट ऑफ कंज्यूम कितना करता है, तो 15, एवरेज और मैक्सिमम 20। मीन्स अपने को मिनिमम नहीं दिया, जो कि अपने फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तभी क्वेश्चन में पहले टेबल फॉर्मेट अपना एज यूजुअल वाला बनाते हैं,
देन अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी टेबल बना लेते हैं। मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे कंजप्शन, यहाँ पे लीड टाइम। एवरेज है 15, 20। लीड टाइम अपने को क्वेश्चन में दिया है एवरेज 10, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15। और इमरजेंसी के लिए भी अपने को क्वेश्चन में दिया है 4 डेज। अब मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज कैसे फाइंड करते थे अपने जब नहीं दिया होता था? तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो एवरेज इस बार है अपने पास, मिनिमम नहीं है, प्लस मैक्सिमम 20 है डिवाइड बाय 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 इज इक्वल टू मिनिमम प्लस, तो मिनिमम अपना आ जाएगा 10। हियर विल बी 10। डन। अपने ने आर ओ क्यू पहले ही फाइंड कर लिया था, तो नाउ सिंपली कैलकुलेट करते हैं। मैं इसी में बता देती हूँ अभी के लिए। तो अपना मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन कितना है 20 और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 15 डेज। तो अपना आ जाएगा 300 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट होगा? तो आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम लीड टाइम। आर ओ एल आर ओ एल अभी अपने ने फाइंड किया 300 यूनिट्स। आर ओ क्यू अपने ने पहले ई ओ क्यू के फॉर्मूला से फाइंड किया था 200 यूनिट्स। मिनिमम कंजप्शन है 10 यूनिट्स पर डे और मिनिमम लीड टाइम है 5 डेज। तो अपना आ जाएगा 450। मिनिमम लेवल क्या होगा? तो मिनिमम लेवल मीन्स आर ओ एल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज लीड टाइम। तो ये आ जाएगा 150। देन कम्स डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? तो एवरेजली अपने कितना कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि अपने एवरेज कितना कंज्यूम कर रहे हैं और इमरजेंसी लीड टाइम, तो वो आएगा डेंजर लेवल अपना 60 यूनिट्स। दैट विल बी डेंजर। एवरेज कंजप्शन ही क्यों लिया अपने को? क्योंकि अपने मिनिमम कंजप्शन भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सपोज तुम्हारे पास एवरेज नहीं है तो तुम मिनिमम कंजप्शन भी यहाँ पे रिफर करोगे तो चलेगा कि मिनिमम टू मिनिमम इतना कंज्यूम हो रहा है, बट एटलीस्ट प्रोडक्शन नहीं रुक रहा। ऑन एन एवरेज अगर कंज्यूम होगा और वो मेरे को 4 दिन में अगर डिलीवरी दे देगा तो फिर मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।